नमस्कार दोस्तों, धाजी स्टडी आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पुनः संस्कृत व्याकरण की ओर चल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे चीज़ को हम लोगों ने देख लिया। जैसे संधि देख लिया, कारक देख लिया, धातु रूप देख लिया, वर्ण देख लिया, वर्णों के उच्चारण स्थान को देखा। आज हम लोग संधि में ही चल रहे हैं। संधि का तीनों भेद अर्थात स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन इसी संधि में तीन ऐसे मुख्य संधि हैं जिन्हें पाणिनीय सूत्र के द्वारा रचा गया है, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। कहिएगा कैसे उपयोगी है? तो वो आप जब यहाँ पर देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्यों उपयोगी है, ठीक है। हम लोग बहुत सारे शब्द को देखते हैं संधि में, ठीक है, बहुत सारे शब्द को संधि में देखते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा भी इस संधि में, अब जैसे तीन संधि अलग मुख्य रूप से पाणिनीय सूत्र के अनुसार है: पररूप संधि, प्रगृह्य संधि और पूर्व रूप संधि। ये तीन संधि है, ठीक है। ये जो तीन संधि है, इस स्वर व्यंजन और विसर्ग से अलग है, ठीक है। अब कैसे अलग है वह मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। हम लोग अब इसको लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। तो देखते हैं क्या है वह। सबसे पहला क्या है? पूर्व रूप संधि। कौन सा संधि है? ये अतिरिक्त संधि में आते हैं। तो ये क्या है? पूर्व रूप संधि। अब इसमें कहता है एंग पदांतादति, एंग पदांतादति। अब इसका मतलब यह जो है, यह अयादि संधि जो है, यह अयादि संधि का अपवाद है, ठीक है। ये जो संधि है यह अयादि संधि का अपवाद है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। कहता है यदि पद के अंत में, अर्थात पद के अंत में प्रथम पद जो होगा उसका अंतिम वाला जो वर्ण होगा, ठीक है। पद के अंत में अर्थात प्रथम पद का अंतिम वाला वर्ण ए या ओ हो, क्या हो? ए या ओ हो। और उसके बाद, अब प्रथम पद के बाद चलते हैं अंतिम पद में, उसके बाद अ हो तो, उसके बाद अ हो तो प्रथम पद में क्या होना चाहिए? ए या ओ होना चाहिए। और उसके बाद वाला जो पद आएगा उसमें क्या होना चाहिए? अ हो तो उस अ को, अर्थात अंतिम पद वाला जो अ है, उस अ को हम क्या करेंगे? लोप कर देंगे। हम नहीं, यह सूत्र के अनुसार उस अ का लोप हो जाता है, ठीक है। उस अ का लोप हो जाता है और उस अ के स्थान पर, उस अ के स्थान पर यह चिन्ह आप लोगों को पता होगा। किसका चिन्ह है? ये अर्ध अ का चिन्ह है, बताया मैंने। ये अर्ध अ का चिन्ह है। उस अ के स्थान पर अर्ध अ का चिन्ह लगा दिया जाता है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं हम। यथा हम लिखते हैं रामे और अपि, रामे और अपि, ये दो पद है। ये है प्रथम पद, ये है अंतिम पद, ठीक है। तो हमने क्या कहा था? यदि पद के अंत में, अर्थात प्रथम पद के अंत में, तो प्रथम पद ये है तो उसके अंत में क्या होना चाहिए? ए या ओ होना चाहिए। यहाँ देखिए मो में एक आर की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। इसमें से हम एक आर निकाल लेते हैं, ठीक है। और बाद में क्या है? अ है ना। कहता है उसके बाद अ हो तो, अ है तो ये जो दूसरे पद में अर्थात अंतिम पद में जो अ है, उस अ का हम क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं। ये जो अ है, ठीक है, ये अ है, इसको उसके बाद हम क्या कर देंगे? लोप कर देंगे, अर्थात हटा देंगे। और उस अ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अर्ध अ हो जाएगा, ठीक है। ये वाला, इसको बनाते हैं रामे अपि, ठीक है, रामे अपि। ये हो गया आपका जो हमने लोप किया उसका था, ठीक है। अब देख लीजिए, एक और उदाहरण देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। प्रभु प्लस अत्र, ए या ओ होना चाहिए। इस पद के अंत में ओ की मात्रा है, बाद में अ है, तो इस अ को हम क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। क्या हो जाएगा? प्रभु अत्र, ठीक है, प्रभु अत्र। ये था हमारा पूर्व रूप संधि, ठीक है। ये अयादि संधि का ही अपवाद है, ठीक है। पूर्व रूप संधि जो है यह अयादि संधि का ही अपवाद है। तो इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसी का जो दूसरा संधि है, प्रगृह्य संधि। कौन सा? प्रगृह्य संधि। उसको देखते हैं वह क्या है। हम देखते हैं उसी का दूसरा, अर्थात अतिरिक्त संधि, जो मुख्य संधि है उसका दूसरा जो संधि है वह कौन सा है? प्रगृह्यम संधि। कौन सा? प्रगृह्यम संधि। उसमें क्या होता है? इस संधि को हम
प्रकृति भाव संधि भी कहते हैं। यह जो संधि है इसे हम लोग और क्या दूसरे और कौन से दूसरे नाम से जानते हैं? प्रकृति भाव संधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, कहता है इकारांत उकारांत या एकारांत, अर्थात हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ, ए और ऐ शब्द, ये सभी शब्द यदि द्विवचन में रहता है, किसमें? द्विवचन में रहता है, तो इस प्रग्रहम संधि में हम किसी भी संधि का उपयोग नहीं करते, किसी भी संधि का उपयोग नहीं करते, अर्थात इसका शब्द जिस प्रकार होगा उसका हम संधि, विच्छेद जिस प्रकार होगा सेम टू सेम संधि हम उसी प्रकार करेंगे। ठीक है, अब विच्छेद संधि दो, एक शब्दों को अलग अलग करके दो कर देना, अर्थात उसको बांट देना, वह विखंडन विच्छेद ये कहलाता है। ठीक है, अब और जो दो शब्दों को एक करके जोड़ता है उसे संधि कहते हैं, दो जो एक शब्दों को तोड़कर अनेक भाग में बांट देता है उसे विखंडन कहते हैं या विच्छेद कहते हैं। अब इसमें यथा के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, मुनि आगच्छत। ठीक है, क्या है? मुनि आगच्छत। ठीक है, मुनि आगच्छतः। आप कहिएगा इसमें द्विवचन, ये द्विवचन है, आगच्छतः द्विवचन है, तीतः द्विवचन है। ठीक है ना, तो जब द्विवचन में शब्द हो तो उसमें हम किसी भी संधि को नहीं जोड़ेंगे, शब्द ज्यों का त्यों हम वैसे ही उतार देंगे, बस बीच से मुनि आगच्छतः। ठीक है, मुनि आगच्छतः यही शब्द रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इकारांत उकारांत और एकारांत जो शब्द होता है वह अगर द्विवचन, अब मुनि है, मुनि मुनि यह द्विवचन है। ठीक है, विभक्ति का ये द्विवचन का रूप है, इसलिए इसमें हम कहीं से कोई बदलाव नहीं करेंगे, ये जैसे का तैसे ही रहेगा। ठीक है ना, अब देख लीजिए तीसरा अंतिम संधि जो है वह है पररूप संधि। कौन सा संधि है? पररूप संधि। ठीक है, उसको देख लेते हैं हम लोग। अतिरिक्त संधि या मुख्य संधि है उसका तीसरा भेद पररूप संधि। एंगी पररूपम, अर्थात इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? उपसर्ग का प्रयोग होता है। देखिए क्या कहता है, उपसर्ग के आकार के बाद, अर्थात प्रथम पद उपसर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपसर्ग होना चाहिए। उपसर्ग के आकार के बाद यदि ए या ओ रहता है, क्या? उपसर्ग के आकार के बाद यदि ए या ओ रहता है तो उपसर्ग का आकार भी बाद के स्वर का रूप ले लेता है। एक बात हम बता दो, ये जो पररूप संधि है वह वृद्धि संधि का अपवाद है। किसका अपवाद है? वृद्धि संधि का अपवाद है। ठीक है, तो इसलिए कहता है, तो यह इसका जो प्रथम पद होगा, इस संधि का प्रथम पद जो होगा वह उपसर्ग होगा। क्या होगा? उपसर्ग होगा। प्रथम पद उपसर्ग होगा। ठीक है, प्रथम पद उपसर्ग होगा। ठीक है ना, तो कहता उपसर्ग के आकार के बाद यदि ए या ओ रहता है, ए या ओ रहता है तो उपसर्ग का आकार भी जो है वह बाद के स्वर का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? बाद के उपसर्ग का, बाद के स्वर का रूप ले लेता है। अब जिस प्रकार हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, प्र प्लस एसियति, प्र प्लस एसियति, अर्थात अब देखिए कहता है उपसर्ग के आकार के बाद, अर्थात आकार के बाद उपसर्ग के बाद होगा तो इसका मतलब प्रथम पद ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये उपसर्ग होगा। तो ये प्र उपसर्ग है। आकार के बाद ए या ओ रहे तो यहां पर देख लीजिए ए है, क्या है? ए है। तो वह जो उपसर्ग का आकार है, अर्थात यह जो उपसर्ग है यह किसका रूप लेगा? बाद के स्वर का, अर्थात बाद का स्वर क्या है? ए है। तो प्र में ए जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? प्र में ए जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? प्रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रे हो जाएगा। अब ये ए तो प्र में जुड़ गया, अब ये यहां लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो क्योंकि यह जो ए है ये इसमें आकर जुड़ गया। ठीक है, प्र में आकर जुड़ गया। बाद बाकी बचता क्या है? सयति। क्या हो जाता है? प्रेषयति। क्या हो जाता है? प्रेषयति। ठीक है, अब ये तो हो गया ए का। एक ओ का देख लीजिए, उप प्लस ओसति,
उप प्लस ओ सती, यह उप जो है यह भी एक उपसर्ग ही है और इसके बाद में ओ है, तो ये ओ जो है वह कहाँ के जुड़ जाएगा, उपसर्ग में आके जुड़ जाएगा। उपसर्ग में आके जुड़ जाएगा तो इस ओ का लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्या हो जाएगा, उपोसती, उपोसती। ठीक है, ये था हमारा क्या, पररूप संधि। तो हमने जो 3 संधि बताया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये उसके अलावा अतिरिक्त 3 संधि है, पूर्व रूप संधि, प्रगृहण संधि और पररूप संधि। ये पाणिनीय सूत्र के अनुसार ही बनाए गए हैं ये 3 संधि भी। ठीक है, तो अब संधि पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद संधि में कोई ऐसा एक उदाहरण नहीं है जो बचा हुआ। मैंने सारे उदाहरणों को एक उदाहरण के साथ मैंने समझा दिया है, खत्म कर दिया। अब अगले क्लास में हम आपके सामने नए टॉपिक को लेकर आएंगे। ठीक है, वो जो नया टॉपिक होगा वो उसमें हम आपको बताएंगे कि अनुवाद किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, अनुवाद किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है ना, इससे पहले आपको स्वर संधि अगर किन्हीं को समझ में नहीं आया है तो वह स्वर संधि का एक वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वह आप संधि देख लीजिएगा। जिस छात्र को, जो नए छात्र देख रहे होंगे, देखेंगे वीडियो को, अगर उसको यह समझ में नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे पिछले वाले वीडियो को जाके देखिए। हमने संधि का बहुत सारा वीडियो, तीनों संधि का वीडियो डाला है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों वीडियो आप लोग देखिएगा, तब जाकर आपको ये संधि आसानी से समझ में आ जाएगा और पूरा संधि आप लोग आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा जो हमने कारक बताया है, धातु रूप बताया है, बालक शब्द रूप बताया, मतलब शब्द रूप को बताया है। ठीक है, वह सभी चीज आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को देखने से पहले हमारे पुराने वीडियो को, पहले वाले वीडियो को देखिए जिसमें संधि को बताया गया है, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को बताया गया है, उसको देखिएगा, तब जाकर आपको ये संधि बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वैसे स्वर संधि का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मिल जाएगा और उसी लिंक के सहारे आप हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं। मैं संस्कृत के अलावा एसएसटी का भी उपयोग करता हूँ, एसएसटी भी पढ़ाता हूँ, जिसमें मैं हिस्ट्री को छोड़कर सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूँ। ये सभी का वीडियो भी आपको मिल जाएगा हमारे इसी चैनल पर, उसका भी वीडियो उसमें डाला हुआ है। धन्यवाद।